वेलकम बैक टू वीडियो वेव्स। आज हम अपने कोर्स को रिस्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हमने अपने कोर्स को 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इनिशियल स्टेज होगा, जिसमें हमारा केवल इतना सा है कि आप में टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, और फिर सेकंड पार्ट में हमने आपकी सारी बेसिक नीड्स को पूरा करने का प्रयास किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद इज एम आर। जैसा कि आप जानते हैं कि इज एम आर का पास्ट वॉज वर होता है और फ्यूचर विल बी होता है। आज हम केवल इज एम आर की बात करेंगे। ये भी आपने देख रखा है कि सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, और आई के साथ एम। यू अपने आप में ऐसा प्रोनाउन है जो हमेशा प्लूरल है, आर ही काम में लेता है। एम आर का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों को बताने के लिए करते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता है, अर्थात नो एक्शन, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती है। और प्रेजेंट का कोई अगर ऐसा वाक्य है जिसमें किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है, तो उसे हम इज एम आर से व्यक्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आई है तो एम, और यू है तो आर लगाएंगे। तो आपको फोकस इसी चीज़ पर रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती है। जैसे वह एक खिलाड़ी है, अगर मैं कहूँ कि वह खेल रहा है तो खेल रहा में किसी प्रकार का एक्शन होगा, गतिविधि होगी। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि वह खिलाड़ी है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं है। तो जिन सेंटेंसेस में किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता, उन्हें हम इज एम आर के द्वारा व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर इज गुड टुडे। आज मौसम अच्छा है। इट्स वेरी हॉट नाउ अडेज। आजकल बहुत गर्मी है। आई एम एन इंडियन। मैं एक भारतीय हूँ। आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक। हमारा देश प्रजातांत्रिक है। अब तक हमने जितने भी सेंटेंसेस लिए, इनमें आपने देखा होगा कि सारे के सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं है। तो जिन सेंटेंसेस में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता, उनमें हम इज एम आर लगाते हैं। अब टेंस चाहे कोई भी हो, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, कोई भी टेंस हो, उसमें हम सेंटेंसेस को मुख्यतः 3 प्रकार से बनाते हैं। एक तो वो जो हमने पहले बनाए हैं, जो सब्जेक्ट से ही शुरू होते हैं। दूसरे वो सेंटेंसेस होते हैं जो इंटरोगेटिव वर्ड क्या से शुरू हो जाते हैं। अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और उसके बाद सब्जेक्ट देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू हंग्री? क्या आप भूखे हैं? इज शी मैरिड? क्या वह शादीशुदा है? आरंट यू इन ए हरी? क्या आप जल्दी में नहीं हैं? आर हिज बुक्स अंडर द टेबल? क्या उसकी किताबें टेबल के नीचे हैं? इजंट ही वेरी बिजी? क्या वह बहुत बिजी नहीं है? इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि सारे के सारे सेंटेंसेस क्या से शुरू हो रहे हैं, और जो भी सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है उसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। और तीसरी स्टाइल में सेंटेंसेस वो आते हैं जिनके हिंदी सेंटेंस में बीच में कहीं पर इंटरोगेटिव वर्ड होता है, प्रश्नवाचक शब्द होता है। और अगर कोई हमारे पास ऐसा सेंटेंस है, सेंटेंस के बीच में कहीं पर कोई इंटरोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो उसे शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले WH वर्ड लगाना होगा, इंटरोगेटिव वर्ड लगाना होगा। इंटरोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट काम में लिया जाता है। व्हाट आर योर प्लान्स? आपकी योजनाएं क्या हैं? हु इज दैट गर्ल? वह लड़की कौन है? व्हाट्स योर हॉबी? आपकी हॉबी क्या है? वाई इज शी इन दिस रूम? वह इस कमरे में क्यों है? ये जितने भी 5 सेंटेंसेस हमने लिए, ये 5 सेंटेंसेस जो हमने लिए, इन सब में
हिंदी के सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में कहीं पर आता है, लेकिन जब हम इंग्लिश बनाने लगे तो हमने सबसे पहले उस इंटरोगेटिव वर्ड को काम में लिया है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। हाँ, कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि इंटरोगेटिव वर्ड स्वयं सब्जेक्ट का काम करने लग जाता है, तो दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं लगा सकते। जैसा कि थर्ड सेंटेंस हु इज़ दैट गर्ल, यहाँ पर हु अपने आप में सब्जेक्ट है।